आर्टिकल 32 ऐसे ट्रिक और रिट्स शॉर्ट ट्रिक काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें। तो आज है कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का डे 12, जिसमें हमने पढ़ा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कि फॉल करता है आर्टिकल 32 से 35 तक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 बात करता है रेमेडीज़ की, रेमेडीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। इस पार्ट में जो भी है एनफोर्समेंट कर दिए हैं राइट, उनके लिए रेमेडीज़। ठीक है, तो इसके लिए भीमराव अंबेडकर जी ने बोला है कि आर्टिकल 32 को क्या बोला गया है, द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और ऐसा क्यों बोला गया, इसको हार्ट एंड सोल क्यों बोला गया है? क्योंकि यदि किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट टूटते हैं तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, इसलिए फंडामेंटल राइट का बॉडीगार्ड भी बोला जाता है इस आर्टिकल को। अब इसके क्लोजेस की बात करते हैं। क्लोज वन बात करता है एवरी सिटीजन को फंडामेंटल राइट लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट है। फर्स्ट क्लोज ये बात कर रहा है। अब सेकंड में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास कितने टाइप की रीट है? 5 रीट्स है। कौन कौन सी होगी? हबीस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्चेरारी, मैंडेमस, क्यो वारंटो। तो इसकी ट्रिक मैंने बनाई है कि इसको लर्न कैसे करेंगे, कि कई बार अपन सीक्वेंस भूल जाते हैं कि कौन सी ट्रिक होगी। ऐसा रीड भी भूल जाते हैं, नंबर वगैरह नाम भूल जाते हैं। तो इसमें मैंने ट्रिक बनाई है। हम पहले कोर्ट में मिलेंगे। हमें हबीस कॉर्पस पहले, प्रोहिबिशन, सर्चेरारी, कोर्ट, मैंडेमस मिलेंगे और क्यो वारंटो एक वैसे भी लर्न हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने ट्रिक बनाई। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हबीस कॉर्पस। हबीस कॉर्पस रीड्स का मतलब क्या होता है? हबीस कॉर्पस का मतलब ये होता है प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर कोर्ट, मतलब कोर्ट के सामने बॉडी प्रोड्यूस करना। बॉडी किसकी? पर्सन की बॉडी को प्रोड्यूस करना जिसको आपने अरेस्ट किया है। और अरेस्ट किया, इसका पर्पस क्या होगा कि जिस पर्सन को पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना। इलीगल अरेस्ट कर दिया तो डेफिनेटली उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करो, ताकि कोर्ट को बताना होगा ना कि आपने अरेस्ट क्यों किया है उसको। ठीक है, अगर किसी पर्सन को इलीगल तरीके से पुलिस ने या गवर्नमेंट ने या फिर किसी प्राइवेट पर्सन ने बंदी बना कर रखता है तो कोर्ट इस रीट को जारी कर सकता है। ठीक है, और इस रीट के लिए वो खुद पर्सन अप्लाई कर सकता है, उसके रिलेटिव्स अप्लाई कर सकते हैं, उसके फ्रेंड्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो एक ट्रिक है वो मैंने ये बनाई है कि एच मतलब ह्यूमन को कोर्ट में लाओ, ह्यूमन को कोर्ट में लाओ। इस ट्रिक से याद रहेगा कि हबीस कॉर्पस का मतलब क्या होता है। इसके केस लो की बात करते हैं कि केस लो क्या क्या बात करते हैं। केस लो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट लिखे हैं। फर्स्ट है रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। इसके अंदर रुदल शाह को कोर्ट ने एक्विट तो कर दिया था, फिर भी उनको 14 साल तक जेल में रखा था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को जब पता चला तो उन्होंने हेल्ड किया कि इसको तुरंत रिहा करो, और रिहा करने का ऑर्डर तो दे दिया। इसके बाद में और बोला गया कि स्टेट को कंपनसेशन भी देना होगा इतने सालों का। ठीक है, ये हबीस कॉर्पस का हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट रीट है मैंडेमस। मैंडेमस मतलब ऑर्डर देना। हम ऑर्डर देते हैं कि एम का मतलब क्या हो गया? मस्ट ड्यू ड्यूटी, आप आपकी ड्यूटी करो। मतलब जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपना कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा होता है तब इसको जारी किया जाता है कि उसको ऑर्डर देते हैं कि तुम मस्ट ड्यू ड्यूटी करो ना आप अपनी। ठीक है, फिर बात करते हैं इसमें केस लो की। केस लो में है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस के एस जगन्नाथन का केस है। इसमें बात करी है कि कोर्ट पब्लिक अथॉरिटी को उसका लीगल कर्तव्य जो है, उसके लीगल राइट है, लीगल ड्यूटीज़ है, उनको निभाने का निर्देश दे सकता है कि भाई आप ये करो पहले। ठीक है, उसके बाद करते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रिवेंट बिफोर डिसीजन, डिसीजन से पहले प्रिवेंट करना। ठीक है, इसमें है कि ऊपरी कोर्ट निचली कोर्ट को, मतलब हाई कोर्ट है, जैसे सपोज ऊपरी कोर्ट एक एग्जांपल अपन हाई कोर्ट ले लेते हैं। हाई कोर्ट जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, को प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाने से रोकती है। कब रोकती है? जब वह अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा होता है, तो उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है तो भी वो बाहर जा रहा है तो हाई कोर्ट उसको रोकेगी। तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रिवेंट बिफोर डिसीजन रोकना। उसके बाद है सर्चरारी। सर्चरारी का मतलब ये होता है कैंसिल द ऑर्डर। इसकी जो ट्रिक है कैंसिल द ऑर्डर, पर एक बार डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ऊपरी कोर्ट जो है निचली कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट ले लेते हैं अपन। हाई कोर्ट जो है सब ऑर्डिनेट कोर्ट का रिकॉर्ड मांगकर जो गलत ऑर्डर होगा ना उसको कैंसिल करेगी। ऐसा नहीं कि हर कुछ भी कैंसिल कर देगी, गलत ऑर्डर दे दिया होगा उसने तो उसको वो कैंसिल कर सकती है। तो इसके लिए जो एक केस है वो है टीसी बसप्पा वर्सेस नागप्पा।
इस केस में बात हुई है कि सर्शरारी का उपयोग अधिकार क्षेत्र की त्रुटि हो, जैसे ज्यूरिसडिक्शन हो गया, उसकी जो मिस्टेक हो गई और कानून की जो गंभीर गलतियां होती है ना, उसको सुधारने के लिए किया जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर ये बता दिया गया है कि कैंसल द ऑर्डर। अब मैं एक डिफरेंस बताती हूँ कि प्रोहिबिशन और सर्शरारी में क्या डिफरेंस है। दोनों में ही कैंसिल हो रहा है, लेकिन प्रोहिबिशन में तो ऐसा है कि पहले रोकती है, कोई भी फैसला आने से पहले रोकते हैं। ठीक है, सर्शरारी में क्या करते हैं, बाद में गलत ऑर्डर को कैंसिल करती है। ये दोनों में डिफरेंस है, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं क्यों वारंटो। क्यों वारंटो का मतलब क्यों, आप यहाँ पे क्यों बैठे हो भाई, किस अथॉरिटी से बैठे हो, क्यों बैठे हो इस पोस्ट पे, आप किस राइट से इस पब्लिक पोस्ट पर बैठे हो। यदि अपॉइंटमेंट लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है तो पर्सन को पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। क्यों, क्वालिफिकेशन चेक, क्यों से याद रहेगा, क्वालिफिकेशन चेक के लिए किया जाता है ये। अब बात करते हैं सब क्लोज 3 की। इसका जो सब क्लोज 3 है वो बात करता है पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और अदर कोड को भी आर्टिकल 32 सब क्लोज 2, मतलब जो रीड्स वाला अभी हमने पढ़ा, में दी गई कुछ या सभी रीड पावर प्रदान कर सकती, रीड की पावर्स। ये इससे क्या होगा कि पार्लियामेंट का थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है, फिर है क्लोज 4। क्लोज 4 जो बात करता है वो आर्टिकल 32 के राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ओनली कॉन्स्टिट्यूशन की परमिशन से सीमित किया जाएगा, लेकिन सस्पेंड नहीं किया जाएगा। सस्पेंड नहीं किया जाएगा, सीमित किया जा सकता है। ठीक है, क्लोज 4 जो है ना वो प्रोटेक्शन है, किसकी प्रोटेक्शन करता है, आर्टिकल 32 की प्रोटेक्शन करता है क्लोज 4। अब इसके जो केस है वो केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस है। इसका जो फैक्ट है कि 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उस दौरान ये प्रश्न उठा था कि हबीस कॉर्पस की याचिका दायर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उसका जजमेंट जो आया था वो आया था कि इमरजेंसी के समय पर्सनल लिबर्टी के ऊपर गंभीर सीमाएं थी। मतलब पर्सनल लिबर्टी तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पर्सनल लिबर्टी की कोई रक्षा नहीं करता था, मतलब होने जाने दो, इमरजेंसी लगी है तो किसी का भी फंडामेंटल राइट्स पूरे हो रहे नहीं हो रहे कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन फिर पर्सनल लिबर्टी को पर अब इसे उस वक्त तो ये आ गया था जजमेंट, पर अब इसे पर्सनल लिबर्टी को मजबूत सुरक्षा स्वीकार किया कि इमरजेंसी के टाइम पे भी पर्सनल लिबर्टी का ध्यान रखा जाए। तो इसी पे एक केस आया था, केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो उस सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त हेल्ड किया कि पर्सनल लिबर्टी और डिग्निटी के महत्व को एडीएम जबलपुर के दृष्टिकोण से अस्वीकार कर दिया कि भाई ये है ना, आपने इमरजेंसी के समय पर्सनल लिबर्टी का ध्यान क्यों नहीं रखा, रखना बहुत जरूरी है, पर्सनल लिबर्टी सबसे पहले। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 32A जो कि रिपील्ड हो चुका है। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉज नॉट टू बी कंसिडर्ड इन प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 32। ये 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, 43 अमेंडमेंट 1977 को हटा दिया गया। इसमें और कुछ नहीं है, बस ये रिपील कब हुआ ये चीज पूछी जाएगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 33 की। आर्टिकल 33 की हेडिंग है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेज। फोर्सेज के लिए ये, ठीक है, आर्टिकल 33 किससे रिलेटेड है, फोर्सेज। फोर्सेज के लिए क्या होता है कि पार्लियामेंट बनाएगी, क्या बनाएगी, लॉ बनाएगी। किस इसमें 4 ऑप्शन है, ए से लेकर डी तक। ठीक है, ये बात करता है आर्म फोर्सेज। आर्म फोर्सेज में कौन कौन सी फोर्स आ गई, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब आर्म फोर्सेज में आ गई। बी बात करता है पब्लिक ऑर्डर फोर्सेज। पब्लिक ऑर्डर की फोर्सेज कौन सी होती है, सीआरपीएफ होती है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सब होती है। सी बात करता है इंटेलिजेंस एंड काउंटर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सीक्रेट ग्रुप होता है ना, अब किसी का भी पता लगाने के लिए, वो आती है इसमें। और डी बात करता है कम्युनिकेशन स्टाफ ऑफ दिस फोर्सेज, इनका जो कम्युनिकेशन स्टाफ होता है वो। तो इनके लॉ जो बनाएगी वो पार्लियामेंट ही बनाएगी, क्योंकि कंट्री की सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ए से लेकर डी इन पर फंडामेंटल रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, इन सब पे, ठीक है, फोर्सेज पे रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाएंगे, ताकि डिसिप्लिन में रहे, सिक्योरिटी बनी रहे, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी के लिए। अगर ये सब फोर्सेज वाले बोलने लग जाए कि नहीं हमें फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो फिर कैसे फिर वो देश की रक्षा करेंगे, सुरक्षा महत्वपूर्ण है इसलिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 34 के लिए आपको एक कीवर्ड लर्न करना होगा कि मार्शल लॉ पे ही है ये। आर्टिकल 34 बात करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। मार्शल लॉ कब लगता है, जब किसी भी एरिया में पुलिस का कंट्रोल नहीं हो पाता है, मतलब पुलिस उस पब्लिक को, जैसे कोई दंगा वगैरह हो रहा है वहाँ पे पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तब उस कंडीशन में मार्शल लॉ को बुलाते हैं। ठीक है, मार्शल लॉ में आर्मी वाले होते हैं। देखो, इंडिया के किसी एरिया में मार्शल लॉ लागू किया जाता है तो उस एरिया में फंडामेंटल राइट पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। पार्लियामेंट ऐसे लॉ बना सकती है जो व्यक्तियों की वैधानिक सुरक्षा दी जा सके। तो मार्शल लॉ का मतलब ये हो गया, मार्शल लॉ आर्मी कंट्रोल्स द एरिया, आर्मी वाला इस एरिया, उस वक्त एरिया को कंट्रोल में करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 की हेडिंग है
लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट में। अब इसके अंदर जो क्लोजेस दे रखे ए और बी, दो क्लोज दे रखे हैं। ए क्लोज में सब क्लोज 1 है एक्सक्लूसिव पावर ऑफ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव पावर कब किस पे है, कौन कौन से आर्टिकल पे है, जो आर्टिकल निम्न आर्टिकल नीचे जो दे रखे हैं उससे रिलेटेड लॉ पर ओनली पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, कोई और लॉ नहीं बना सकता। कौन कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 16 सब क्लोज 3, आर्टिकल 30 सब क्लोज 3, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34। आर्टिकल 16 क्लोज 3 क्या बात करता है, रेजिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। आर्टिकल 32 सब क्लोज 3 बात करता है, जो कि अपन ने अभी पढ़ा था रेट का। आर्टिकल 33 हम लोग पढ़ चुके हैं, आर्म्ड फोर्सेज वाला, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन वाला। 34 हमने अभी पढ़ा, मार्शल लॉ। तो स्टेट लेजिस्लेचर इन पर लॉ नहीं बना सकती, ओनली पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं क्लोज 2 की, सब क्लोज 2। इसमें क्या है, पार्ट 3 में जिन एक्ट्स को ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, उनके लिए पनिशमेंट डिसाइड करने का राइट भी किसका होगा, पार्लियामेंट का ही होगा। ऐसा नहीं कि स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी। फिर बात करते हैं क्लोज बी की, दो क्लोज थे ए और बी। क्लोज 1 बात कर रहा था एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट। अब बात करता है एग्जिस्टिंग लॉ कंटिन्यू, मतलब बिफोर कमेंसमेंट से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट से पहले जो लॉ इन सब्जेक्ट पर पहले से लागू थे वे तब तक लागू रहेंगे जब तक पार्लियामेंट उनको रिपील नहीं कर देती, अमेंड नहीं कर देती, अल्टर नहीं कर देती, तब तक वो सबके सब क्या होंगे, लागू रहेंगे। उनको हम ऐसा नहीं कि हम उनको बंद कर दें, ठीक है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 35 क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरे इंडिया में एक समान लॉ सुनिश्चित हो जाएगा। पार्लियामेंट बनाएगी तो एक जैसे बनाएगी सबके लिए, सब जगह एक ही लागू हो जाएंगे। और फंडामेंटल की प्रभावी सुरक्षा करता है, फंडामेंटल राइट्स की बिल्कुल प्रोटेक्शन करता है। और राष्ट्रीय यूनिफॉर्मिटी एक जैसा बनाए रखने के लिए, और राज्यों के बीच अलग अलग व्यवस्था से बनने से रोकता है, ताकि एक जैसी व्यवस्था बनी रहे। इस तरीके से ये रेमेडीज कंप्लीट हो गई। देखिए मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए हैं, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मुझे बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की। मैं बहुत मेहनत करके 3 घंटे स्टडी करके, मुझे घर का काम और हर चीज़ से मुझे टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं करके नोट्स बना रही हूँ जो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। और अगर कहीं मिस्टेक हो तो प्लीज़ मुझे बताएं कि कहाँ कहाँ मिस्टेक है, क्यों है, कैसे मिस्टेक्स हैं, तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह के मैं कॉन्स्टिट्यूशन के, हम लोगों ने मतलब मैंने 30 डेज़ का चैलेंज लिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में 30 डेज़ में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी। और लर्न भी मैं साथ के साथ कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं हिंदी में पर्यायवाची लर्न कर रही हूँ, जो कि मैं इसका शॉर्ट बना के सेंड करती हूँ, शेयर करती हूँ यूट्यूब पर। तो प्लीज़ इस तरीके से मेरे को सपोर्ट करते रहे। कुछ मिस्टेक हो तो मुझे ज़रूर बताएं, आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे ये केस लॉज। मैं बिना कोचिंग के कर रही हूँ,